आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल है, निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? कौन सी दशा पर्याप्त नहीं है? चार विकल्प हैं, चार विकल्पों में चार दशाएं दी हुई हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं। ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। नाम रख लेते हैं कुछ इनका, ए बी सी। इसका नाम रख लेते हैं डी ई एफ। सर्वांगसम होने के लिए पहली शर्त, या तो ऐसा हो कि इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज की एक संगत भुजा के बराबर हो, फिर इसकी दूसरी भुजा इसकी दूसरी संगत भुजा के बराबर हो, और फिर इसकी तीसरी भुजा इसकी तीसरी भुजा के बराबर हो। यानी ए बी बराबर डी ई हो, बी सी बराबर ई एफ हो और ए सी बराबर डी एफ हो। इसको कहते हैं कि भुजा को फिर भुजा से तुलना करके देखा गया और वो बराबर है। यानी कि भुजा, पहली भुजाओं की तुलना की गई, फिर दोनों की दूसरी भुजा की तुलना, तो फिर भुजा, और फिर तीसरी भुजा की तुलना की गई। यानी कि तीनों भुजाओं की भुजा 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 तीनों भुजाओं की तुलना करके देखा गया, और अगर ये बराबर है तो सर्वांग समता होती है। एक दूसरी स्थिति है, वो ये है कि एक भुजा बराबर हो, यानी ए बी बराबर डी ई हो, एक अगली भुजा भी बराबर हो, यानी कि बी सी बराबर ई एफ हो, और इनके बीच का कोण बराबर हो, यानी कि कोण बी कोण ई के बराबर हो, कोण बी बराबर कोण ई। तो इसको कहते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। और इसके बाद से एक स्थिति तीसरी ये है कि एक कोण बराबर हो, यानी कि कोण बी कोण ई के बराबर। इसके बाद से बीसी जो भुजा है वो ई एफ भुजा के बराबर हो, यानी एक भुजा एक भुजा के बराबर, और फिर एक कोण एक अगले कोण के बराबर, यानी कि कोण सी ये कोण एफ के बराबर हो। तो इसको कहते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता। तो ये तीन ही स्थितियां ऐसी हैं जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब विकल्पों को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो पहला विकल्प है कि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान हो, यानी जो हमने यहां देखा भुजा भुजा भुजा, ये सर्वांग समता। तो इस स्थिति में तो सर्वांगसम होगा, हमें बताना है कब नहीं होगा। दूसरा जो विकल्प है, इसमें कहा गया है दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यानी कि ये जो हमने दूसरी स्थिति देखी है, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ये बराबर हो, तो इस स्थिति में त्रिभुज सर्वांगसम होगा। हमें तो बताना है कब नहीं होगा। तो ये दूसरा विकल्प भी उत्तर नहीं है। तीसरे में कहा गया है दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, तो ये हमने देखा दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी जो तीसरा विकल्प है, इस दशा में भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। चौथा है कि तीनों कोण बराबर हो। इसको जरा एक बार और ठीक से देखते हैं। तीनों कोण बराबर होना, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। हम क्या करते हैं, ये जो बी सी आधार है इसके समांतर एक रेखा को खींचते हैं। इसका हमने नाम रखा डीई, और ये जो बीसी है इससे समांतर है। अब समांतर होने से संगत कोण होगा ये, यानी कि ये कोण इसके बराबर है। इसके बाद से ये वाला कोण इस कोण सी के बराबर है, क्योंकि संगत कोण होगा। ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहे हैं। और ये जो कोण ए है वो इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है और इस छोटे वाले में भी है। तो तीनों कोण बराबर हो तो गए, लेकिन क्या ये सर्वांगसम है? बिल्कुल नहीं। हमें तो साफ दिख रहा है कि इस बड़े वाले त्रिभुज के भीतर है ये। सर्वांगसम होने का मतलब है कि हर एक जो अंग है उस संगत अंग के बराबर हो। दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं।
लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, तीनों कोण तो बराबर हैं लेकिन भुजाओं की लंबाई कम है इसमें। तो इस स्थिति में कि तीनों कोण बराबर हैं, जरूरी नहीं कि त्रिभुज सर्वांगसम हो। तो ये जो चौथा विकल्प है, इस स्थिति में सर्वांगसम नहीं होंगे, ये पर्याप्त नहीं है, और इसलिए जो चौथा विकल्प है यही हमारा उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।